हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में वेक्टर के कुछ थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, मीन्स किसी भी वेक्टर को दो वेक्टर को किस तरीके से ऐड किया जाता है। उसका एक स्पेशल रूल है, स्पेशल लॉ है, जिसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में ये भी डिस्कस कर लिया था कि किसी भी वेक्टर को आई जे के रूप में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जहां आई जे के क्या है, तो आई जे के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले दोनों लेक्चर का लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से पहले आप उस थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि वेक्टर का जो भी थ्योरी होता है वो अपने पिछले वाले लेक्चर से जुड़ा होता है। जो भी उसका लेक्चर है वेक्टर का और थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का भी, तो इन दोनों टॉपिक का जो भी लेक्चर होता है वो अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। जब तक आपका पीछे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस से मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस इस तरीके से है तो जेड एक्सिस से भी ये वेक्टर कुछ एंगल बना रहा होगा। तो अगर इस वेक्टर का जेड एक्सिस से बनाया गया एंगल गामा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। इफ ए वेक्टर मेक्स an angle alpha, beta and gamma with x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of a vector। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय L, M and N respectively। इसका मतलब क्या हुआ कि L बराबर हो जाएगा cos अल्फा, M बराबर हो जाएगा cos बीटा और N बराबर हो जाएगा cos गामा। इसको नोट करिए। चलिए, तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन को कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे फाइंड किया जाता है। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ मानते हैं। if coordinates of a point P is x, y, z,
कोई पॉइंट P है और उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या माने, एक्स वाई जेड। तो फिगर में P पॉइंट को कैसे हम लोग दिखाएंगे, ये जरा फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये ऑरिजिन हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और P पॉइंट यहाँ पे है। ये P पॉइंट जो है वो बाहर है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या माना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में डिटेल्स में इस चीज को स्टडी किया था कि P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो P पॉइंट से yz प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि P पॉइंट से yz प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए PA, तो यही PA जो है वो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है। PB, P पॉइंट से जो yz xz प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ये P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है, और P पॉइंट से xy प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PC, ये P पॉइंट का z कोऑर्डिनेट होता है। इसके अलावा हम लोगों ने इस पॉइंट को माना था D E F। अब आप ये बताइए कि PA जो है वो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, तो PA अगर x कोऑर्डिनेट है तो PA और OE भी तो बराबर होगा। यहाँ देखिए फिगर के हिसाब से जो डिस्टेंस PA का होगा वही डिस्टेंस OE का होगा। इसका मतलब कि OE बराबर क्या हो जाएगा, OE बराबर Vx होगा और PA बराबर Vx होगा, तो OE बराबर x हो गया। अब आप ये बताइए कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk। और पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग वेक्टर OP के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर OP, और वेक्टर OP बराबर होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z है तो वेक्टर OP बराबर होता है xi प्लस yj प्लस zk, और OP का जो लेंथ होता है वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड मॉड OP, ये होता है लेंथ OP के बराबर, और लेंथ OP होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सारा हम लोगों ने अपने इस सारे कॉन्सेप्ट को अपने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आप ये बताइए कि अब हम लोग वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन निकालने जा रहे हैं। ये कोई वेक्टर OP है और इस वेक्टर OP का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालने जा रहे हैं। तो पहले हम लोगों को ये मानना होगा कि वेक्टर OP एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, तो हम लोग मानेंगे लेट वेक्टर OP makes an angle alpha beta gamma with x axis y axis and z axis respectively। चलिए, हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने ये मान लिया कि जो वेक्टर OP है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। अब हम लोगों को cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का वैल्यू निकालना है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ही होता है। तो पहले हम लोग cos अल्फा निकालते हैं। तो ये वेक्टर OP है, फिगर में ये वेक्टर OP है, और वेक्टर OP जो है वो ये x एक्सिस है। तो वेक्टर OP x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल जो है वो अल्फा होगा। अब P से आप E को मिलाइए, यहाँ P से E को ऐसे मिला दिए। अब आप आइए ट्रायंगल OPE में, फ्रॉम ट्रायंगल OPE, फ्रॉम ट्रायंगल OPE। आप ट्रायंगल OPE को देखिए, OPE, इस ट्रायंगल में जो एंगल E है वो 90 डिग्री होगा। ये एंगल E जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो आपका प्लेन है PBEC, इस प्लेन को देखिए PBEC, ये जो प्लेन है वो प्लेन ऐसे है, इस तरीके से। वो प्लेन जो है वो XY प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये वाला प्लेन OBEC, ये प्लेन XY प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर XY प्लेन के परपेंडिकुलर है तो OE के भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए OE जो स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस, उस स्ट्रेट लाइन के ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई प्लेन
किसी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है। तो इसको मैं एक फिगर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है, इसको एक प्लेन माना जाए, कोई भी प्लेन है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मार्कर एक स्ट्रेट लाइन है और ये प्लेन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर है। देखिए इस फिगर के हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर P है, ये P पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। अब आप P को D से मिलाइए तो PD जो लाइन सेगमेंट बना, ये PD जो आपका PD लाइन सेगमेंट यहाँ बन रहा है PD, तो ये PD और इस स्ट्रेट लाइन में क्या रिलेशन है। देखिए ये PD जो है वह स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है। अब P को B से मिलाइए, B भी प्लेन पर स्थित कोई पॉइंट है, तो P को अगर B से मिलाइएगा तो PB जो होगा वो भी क्या होगा, ये PB भी स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा। P को एक तीसरा पॉइंट C से मिलाइए PC, तो PC भी इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा और P को A से मिलाइए PA, तो ये PA जो होगा ये PA भी इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट को अगर इस स्ट्रेट लाइन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मिलाइएगा तो जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए ये PBEC, ये प्लेन है PBEC और OE जो है वो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ फिगर में OE जो है वो परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन पर स्थित जितना भी पॉइंट होगा, जैसे C पॉइंट है तो C पॉइंट को इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मिलाइए C, तो C जो है वो OE के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन पर स्थित कोई पॉइंट B है तो B को E से मिलाइए B, ये B भी इस OE के परपेंडिकुलर होगा। अब प्लेन पर स्थित एक पॉइंट P है तो P को E से मिलाइए P, तो P जो होगा वो P भी OE के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस प्लेन पे जितना भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट को अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर से मिलाइएगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है E, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो लाइन सेगमेंट OE के परपेंडिकुलर होगा। तो उस हिसाब से एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल E जब 90 डिग्री हो गया तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो cos अल्फा बराबर क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोगों को cos अल्फा चाहिए, तो cos अल्फा बराबर क्या होता है B/H, तो B का काम यहाँ कौन करेगा OE और डिवाइडेड बाई H का काम कौन करेगा, ये OE जो है वो B का काम करेगा, तो H का काम कौन करेगा OP। अब बताइए कि OE का डिस्टेंस कितना है, OE का लेंथ है x और डिवाइडेड बाई OP का लेंथ क्या है, OP का लेंथ है √x² + y² + z², तो ये हो जाएगा √x² + y² + z²। तो cos अल्फा क्या निकला, ये OP का डायरेक्शन कोसाइन निकला, तो एक डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई √x² + y² + z²। सिमिलरली cos बीटा बराबर आएगा y डिवाइडेड बाई √x² + y² + z²। यहाँ cos बीटा निकालने के लिए फिर अब हम लोग को ये देखना होगा कि OP जो है वो y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा और P पॉइंट को फिर यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी वैसे ही बनेगा, यहाँ राइट एंगल हो जाएगा, cos बीटा बराबर ये आ जाएगा। और cos गामा इज इक्वल टू ये होता है z डिवाइडेड बाई √x² + y² + z²। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के सामने आया, वो जरा देख लेते हैं क्या हम लोग का रिजल्ट निकला। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk आर, अगर कोई वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है x बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये अब हमारा फॉर्मूला बन गया। आगे जब भी सवाल हम लोग बनाएंगे और कहीं पे भी अगर ये वेक्टर मिल गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डायरेक्ट अब हम लोग उसका डायरेक्शन कोसाइन ये लिख देंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होता है या कोलिनियर होता है, कोलिनियर और पैरेलल स्ट्रेट लाइन एक ही होता है। कोलिनियर स्ट्रेट लाइन बोलिए, कोलिनियर वेक्टर्स बोलिए या पैरेलल वेक्टर्स बोलिए। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उसका क्या कंडीशन होता है? कंडीशन फॉर two vectors to be parallel or collinear। कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स एक ही होता है। तो दो वेक्टर को कोलिनियर या पैरेलल होने का क्या कंडीशन है, ये जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल कब होता है या कोलिनियर कब होता है। तो अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन एक ही हो, दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो, दो वेक्टर्स अगर लाइक वेक्टर्स हैं, उनका डायरेक्शन सेम हो, तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं या पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। या अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, मींस दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, अगर वो अनलाइक वेक्टर्स हैं, तो भी वो क्या कहलाते हैं? वो पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर वेक्टर a बराबर है 2 इंटू वेक्टर b, तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर वेक्टर a जो है वो 2 इंटू वेक्टर b है, तो वेक्टर b में किससे मल्टीप्लाई किए हैं? 2 से। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वेक्टर b में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो जो 2 इंटू वेक्टर b बनेगा, तो 2 इंटू वेक्टर b का डायरेक्शन वेक्टर b के अलोंग होगा। और 2 इंटू वेक्टर b कौन है? a, मतलब a का डायरेक्शन वेक्टर b के अलोंग होगा। तो इस केस में वेक्टर a और वेक्टर b दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर हो गया। अगर मान लेते हैं कि वेक्टर a बराबर -2 इंटू वेक्टर b है, तो वेक्टर b में किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से। ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर में अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिएगा तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर b के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। मतलब -2 इंटू वेक्टर b का डायरेक्शन वेक्टर b के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगा। तो -2 इंटू वेक्टर b कौन है? वेक्टर a। इसका मतलब कि वेक्टर a का डायरेक्शन वेक्टर b के जस्ट अपोजिट होगा। तो इस केस में भी वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पैरेलल वेक्टर होगा या कोलिनियर वेक्टर होगा। तो दोनों का कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो, स्केलर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो ये कंडीशन हो गया। If one vector is a scalar multiple of another vector, then two vectors are called पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा और मैथमेटिकली इसको लिख लेते हैं। इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू वेक्टर्स एंड lambda is a scalar quantity, then vector a and vector b are said to be parallel vectors if यही कंडीशन है, वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर b। अगर वेक्टर a जो है वो वेक्टर b के लेमडा टाइम्स है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। अब ये लेमडा का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो यही कंडीशन है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल अगर हो गया तो दोनों वेक्टर दूसरे के पैरेलल वेक्टर होते हैं या कोलिनियर वेक्टर होते हैं। इसको नोट करिए।
चलिए अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला, if position vectors of 2 points A and B are vector A and vector B respectively। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B। तो A और B को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट पर P कोई पॉइंट है और ये P पॉइंट जो है वो AB को m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? If P is a point which divides, ये इसको ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। If P is a point which divides the line segment AB in the ratio m:n internally, तो P का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे आएगा? देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज गिवन बाय, इसको हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं कि P का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा। तो अब आप ये बताइए कि यहां से जो रेशियो दिया हुआ है AP/PB, AP/PB कितना दिया हुआ है? m/n। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, n × AP इज इक्वल टू m × PB, ठीक है। और अब हम लोग P पॉइंट का कुछ पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P वेक्टर R। हम लोग P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या मान लेते हैं? वेक्टर R। तो अब आप ये बताइए कि यहां से n × AP इज इक्वल टू m × PB है। अब दोनों तरफ वेक्टर साइन लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा n × वेक्टर AP इज इक्वल टू m × वेक्टर PB। अब n × वेक्टर AP मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज इक्वल टू m × PB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको नोट करिए पहले। चलिए तो अब यहां से n × बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये हम लोग क्या माने हैं? वेक्टर R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A दिया हुआ है वेक्टर A इज इक्वल टू m × पोजीशन वेक्टर ऑफ B दिया हुआ है वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P दिया हुआ है वेक्टर R। इसको मल्टीप्लाई करिए तो n × वेक्टर R माइनस n × वेक्टर A इज इक्वल टू m × वेक्टर B माइनस m × वेक्टर R। अब m × वेक्टर R को इधर लाइए, तो n × वेक्टर R तो पहले से है, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस m × वेक्टर R, ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो m × वेक्टर B पहले से है, ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो n × वेक्टर A हो जाएगा। यहाँ से
वेक्टर आर कॉमन ले लीजिए तो m प्लस n होगा। वेक्टर आर अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस n हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a। तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यही जो है वो p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। p पॉइंट कौन है, तो जो लाइन सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, जस्ट वही फॉर्मूला है, सिर्फ वहां पर जो कोऑर्डिनेट था वो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको नोट करिए। चलिए, तो इसका मतलब कि यहाँ से हम लोगों का क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि अगर A कोई पॉइंट है और B कोई पॉइंट है, A का पोजीशन वेक्टर है A, B का पोजीशन वेक्टर है B, और P कोई पॉइंट है जो इसको m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू, इसको याद रखने का तरीका, तो m इंटू वेक्टर B, देखिए यहाँ m इंटू वेक्टर B प्लस n इंटू वेक्टर A डिवाइडेड बाई m प्लस n, m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये अब डायरेक्ट हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। अब ये बताइए कि जो लाइन सेगमेंट AB है उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, यहाँ ये A हो गया, ये B हो गया। A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B, और इसका जो मिड पॉइंट है P, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है m और n वो 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ m की जगह पर 1 रखिएगा तो 1 इंटू B प्लस 1 इंटू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस b बाई 2। इसको नोट करिए। अगर पॉइंट P जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये भी जरा हम लोग देख लेते हैं। E पॉइंट P divides AB externally, तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो मान लेते हैं कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B, और P अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो P पॉइंट यहाँ हो जाएगा, और m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर A माइनस n इंटू वेक्टर A डिवाइडेड बाई m माइनस n। यहाँ पर रेशियो वाला ये जो फॉर्मूला है इंटरनली डिवीजन वाला, जिसमें प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, m इंटू वेक्टर B माइनस n इंटू वेक्टर A डिवाइडेड बाई m माइनस n। इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक थ्योरी था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इस थ्योरी के आधार पे आप एनसीईआरटी का जो वेक्टर का जो पहला एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज तो ऑलरेडी हो चुका था, एक्सरसाइज 10.2, ये एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 जो है वो ये सारे थ्योरी पे बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई केसी सिन्हा बनाना चाहते हैं तो केसी सिन्हा का एक्सरसाइज है 25.2, ये है केसी सिन्हा। तो केसी सिन्हा का अगर 25.2 आप बनाना चाहते हैं एक्सरसाइज, तो उसमें आपको 10 to 23 क्वेश्चन नंबर 10 to 23 बनाना है। 1 to 9 अभी छोड़ देना है, वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 10 to 23। तो एनसीईआरटी का 10.2 का ऑल बन जाएगा, और केसी सिन्हा का 25.2 का क्वेश्चन नंबर 10 to 23, ये आपका इस थ्योरी पे बन जाएगा। तो इसको आप बनाइएगा, और जो डाउट होगा वो डाउट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।